वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो में हम जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपकी राज्य स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं, केंद्र स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और जो आपकी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्रम में जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद से जुड़ा है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, आपको पता है, एक्ट है, ये किस अनुच्छेद से जुड़ा है, ये पूछा गया है। ये अनुच्छेद 19(1) से जुड़ा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 19(1) से जुड़ा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद से जुड़ी है। जो पंचायती राज प्रणाली है वो किस अनुच्छेद से जुड़ी है, ये पूछा गया है। तो अनुच्छेद 243 से ये जो प्रणाली है पंचायती राज व्यवस्था वाली पंचायती राज प्रणाली, ये अनुच्छेद 243 से जुड़ी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली को किस अनुच्छेद से लागू किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो हुआ था, 1992 में जो हुआ था, तो इस संशोधन का आपको नाम ध्यान रखना है। 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज प्रणाली को 73वां संविधान संशोधन से लागू किया गया, जो कि 1992 में हुआ था। पंचायती राज प्रणाली किस समिति की सिफारिश पर आधारित है। ये जो पंचायती राज प्रणाली है, ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आधारित है। ये चीज़ भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, परीक्षाओं में देखने को मिलता है। पंचायती राज प्रणाली बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आधारित है। समिति का नाम आपको ध्यान रखना है, बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज प्रणाली से संबंधित इस समिति का नाम आपको ध्यान रखना है, जिसकी सिफारिश पर चीज़ें हुई, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुई, किस स्टेट में लागू हुई। तो राजस्थान में भी कहाँ, नागौर जिले में 1959। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। पंचायती राज की जो व्यवस्था है ये पहली बार किस राज्य में इम्प्लीमेंट होती है, ये पूछा गया। राजस्थान राज्य में होती है, राजस्थान में भी नागौर जिले में होती है, और 1959 में होती है। 2-3 तथ्य इससे जुड़े आपको ध्यान रखने हैं। 1959 में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है राजस्थान के नागौर जिले में। अगला प्रश्न कह रहा है कि नगर पालिका व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई है। नगर पालिका व्यवस्था 74वें संविधान संशोधन से लागू हुई, 1992 में हुआ था। जो नगर पालिका व्यवस्था 74वें संविधान संशोधन से लागू हुई, तो 74वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है, नगर पालिका व्यवस्था से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका पहली बार किस राज्य में स्थापित हुई। नगर पालिका पहली बार मद्रास राज्य में स्थापित हुई 1687, यानी कि 1687 में नगर पालिका पहली बार मद्रास राज्य में स्थापित हुई 1687 ईस्वी में। आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मद्रास नगर पालिका पहली बार इम्प्लीमेंट होती है मद्रास स्टेट के अंदर। नगर पालिका की संरचना किस अनुसूची में दी गई है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की संरचना स्ट्रक्चर दिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नगर पालिका की संरचना 12वीं अनुसूची में दी गई है, नगर पालिका की संरचना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। आपको पता है देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिस तरीके से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, उसी तरीके से राज्यपाल का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 153 और 162 और 153। राज्यपाल का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 153, 162 में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में दिया गया है, इस चीज़ आपको ध्यान रखनी है। राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है। तो कनाडा से, यानी कि कनाडा से राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है। तो कनाडा से। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति जो शासन होता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसा कि आपको पता चलता है, जब राष्ट्रपति शासन के बारे में न्यूज आती है, तो किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत संविधान में ये बात निहित है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 356 इज रिलेटेड टू राष्ट्रपति शासन, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है, अंतर्गत होता है।
वित्त आयोग का गठन 280 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत होता है। वित्त आयोग का गठन। भारत का पहला वित्त आयोग कब बना था? तो 1951 में भारत का पहला वित्त आयोग बना था। भारत का पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर केसी नियोगी नियुक्त हुए थे। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष केसी नियोगी जी को माना जाता है। वर्तमान यानी कि 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो आपको ध्यान रखना है एन के सिंह जी वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये जो आपका 18वां प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 148। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के अंतर्गत है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला CAG कौन था? तो नारायणन भारत के पहले CAG हुए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भारत का पहला CAG के तौर पर इनका नाम आता है। चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का गठन के बारे में है। चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में। चुनाव आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चुनाव आयोग के सदस्य का कार्यकाल की जब बात आती है तो ऑप्शंस में अगर आपके इस तरीके से आता है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, तो आपको 6 वर्ष बताना है। उसमें आयु के तौर पे अगर आता है तो आपको 65 वर्ष की आयु तक जो उसकी सीमाएँ हैं वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 65 वर्ष की आयु आपको बताना है। यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है उसका गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 315 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपीएससी है इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आता है। उसके बातचीत। अगला प्रश्न है यूपीएससी का पहला अध्यक्ष कौन था? तो सर रॉस बार्कर ये यूपीएससी के पहले अध्यक्ष हुए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले अध्यक्ष सर रॉस बार्कर। यूपीएससी का मुख्यालय हेडक्वार्टर दिल्ली में है। चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यूपीएससी का मुख्यालय दिल्ली में है। यूपीएससी की रिपोर्ट किसे दी जाती है? तो राष्ट्रपति को दी जाती है। देश के राष्ट्रपति को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट दी जाती है। यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 65 वर्ष की आयु सीमा और 6 वर्ष का कार्यकाल सामान्यतः माना जाता है। यूपीएससी की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1926 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना होती है। यूपीएससी का अगला प्रश्न है कि यूपीएससी की स्थापना जो आपने देखा 1 अक्टूबर 1926। यूपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष तो हाल ही में जो, जैसे कि आपको पता है, मनीष तिवारी का नाम आता है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो आपको पता है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है? देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नियुक्त होता है। योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? तो गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष मनोनीत होते हैं। योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा हुए। भारत में निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय है? तो भारत में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भारत में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति देश के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य 12 होते हैं, 12 होते हैं। चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और लोकसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य 12 होते हैं, लोकसभा में मनोनीत सदस्य 2 होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति पद की रिक्ति होने पर कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है? यानी राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश अगर खाली है देश के अंदर, भारत के अंदर, तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है? तो देश के ऊपर इसकी चर्चा, ये रिपीटेड प्रश्न है आपका, परीक्षाओं में देखने को लगातार मिलता है। तो देश के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वर्तमान के, वो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे नियुक्त हो जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर राष्ट्रपति के पद की रिक्ति है या मतलब खाली है किसी भी कारणवश, उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उसका कार्य कौन करता है? अब है कि उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है किसी भी कारणवश तो उसका कार्य कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति होने पर
उस पर उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसका वहन करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसका कार्य कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेंगे? देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे। और अगर उपराष्ट्रपति पद रिक्त है तो उसका कार्य उस पद का जो कार्यभार है वो कौन देखेगा? और राज्यसभा के उपसभापति देखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो महाभियोग कहलाती है। जो देश के भारत के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति होते हैं उनको हटाने की प्रोसेस जो होती है उसको महाभियोग कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 39 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, यानी कि लोकसभा में जो उपाध्यक्ष का चुनाव है ये कौन करता है? उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य करते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य करते हैं। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भारत के संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन। भारत के संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस मामले में होता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन सामान्य विधेयक पर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस मामले में होता है? सामान्य विधेयक पर। संसद का संयुक्त अधिवेशन सामान्य विधेयक पर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सामान्य विधेयक पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनी बिल, जिसे हम धन विधेयक कहते हैं, किस सदन में पेश होता है? तो केवल लोकसभा में जो मनी बिल होता है, जो धन विधेयक होता है, वो पेश होता है। मनी बिल लोकसभा में, लोकसभा सदन में पेश होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मनी बिल पर राज्यसभा की क्या शक्ति है? मनी बिल पर यानी कि धन विधेयक पर राज्यसभा की क्या शक्ति है, ये पूछा गया है। तो केवल सिफारिश कर सकती है, बस इतनी ही शक्ति है, इतनी ही पावर है उनके पास कि मनी बिल पर जो राज्यसभा की शक्ति है कि वो केवल सिफारिश कर सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि मनी बिल से संबंधित जो पहला प्रश्न था कि किस संसद में पेश होता है, तो केवल लोकसभा में, और मनी बिल पर राज्यसभा की क्या शक्ति है, तो वो केवल सिफारिश कर सकती है। दोनों टर्म आपको एक साथ ध्यान रखना है। मनी बिल पर राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? मनी बिल पर राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, यानी कि धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, ये प्रश्न है। तो 14 दिन, 14 डेज़ का टाइम आपको ध्यान रखना है। इतने दिनों तक रोक सकती है। मनी बिल पर राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्रथम बजट किस वर्ष पेश किया गया? तो 1947 में, यानी 1947 में भारत का प्रथम बजट पेश किया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो करते हैं। संसद के दोनों सदन जो होते हैं, संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। ये भी प्रश्न आपका बनता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता को क्या दर्जा प्राप्त है? तो कैबिनेट मंत्री के बराबर। लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको क्या पोजीशन प्राप्त होती है? वो कैबिनेट मंत्री के बराबर उनका जो दर्जा होता है वो होता है। विपक्ष के नेता का मान्यता प्राप्त होने के लिए कितने सदस्य आवश्यक हैं? विपक्ष के नेता का मान्यता प्राप्त करने के लिए प्राप्त होने के लिए कितने सदस्य आवश्यक हैं? कुल सदस्यों का 10%, 10%। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भारत में पहली बार विपक्ष के नेता का पद किसे मिला? तो राम सुभग सिंह जी को भारत में पहली बार विपक्ष के नेता का पद मिला 1969 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भारत में पहली बार विपक्ष के नेता का पद किसे मिला? राम सुभग सिंह जी को मिला 1969 में। भारत का प्रथम राज्यसभा उपसभापति कौन था? भारत का प्रथम राज्यसभा उपसभापति तो SV कृष्णमूर्ति राव जी थे। भारत के प्रथम राज्यसभा उपसभापति
लोकसभा सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? लोकसभा सचिवालय का प्रमुख लोकसभा महासचिव होता है। लोकसभा सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? लोकसभा महासचिव होता है। राज्यसभा सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यसभा महासचिव होता है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लोकसभा सचिवालय का प्रमुख लोकसभा महासचिव और राज्यसभा सचिवालय का प्रमुख राज्यसभा महासचिव। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये सारे ही प्रश्न आपकी लगातार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद को रिपोर्ट किसके माध्यम से प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति के माध्यम से प्रस्तुत करता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद को रिपोर्ट किसके माध्यम से प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति के माध्यम से प्रस्तुत करता है। भारत में बजट को किस नाम से जाना जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। भारत में जो बजट पेश किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि वार्षिक मतलब वर्ष का, पूरे वर्ष का, वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल, विवरण मतलब उसकी पूरी लेखा जोखा। भारत में बजट को किस नाम से जाना जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि आधारित था, तो कृषि आपको ध्यान रखनी है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकीकरण था, यानी कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था टर्म आता है वो था। यानी पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए था और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए था। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दोनों ही रिपीटेड प्रश्न हैं, बार बार परीक्षा में देखने को मिलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तो कृषि एवं उद्योग दोनों था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि भी है, उद्योग भी है। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकास और स्थिरता, डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी। ये चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ये उसका कह सकते हैं लक्ष्य था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का गरीबी हटाओ, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, लक्ष्य था। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता, यानी कि टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है इसके साथ ही साथ आत्मनिर्भरता की बात मुख्य उद्देश्य छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हमको दिखाई पड़ता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार, यानी कि जो हमारा खाद्यान्न है उसके प्रोडक्शन की बढ़ोतरी के लिए प्रयास और इसके साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए किस तरीके से रोजगार जनरेट हो सकते हैं इसके लिए प्रयास। यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1997। ये पंचवर्षीय योजना का आठवीं पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड है 1992 से 1997। आठवीं पंचवर्षीय योजना का समय आपको ध्यान रखना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, जैसा कि आपको पता है। आठवीं हो गई आपकी 92 से 97, फिर आपकी नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002, 5 वर्षों का आपको देखना है। नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नौवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य उद्देश्य सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस और उसके साथ समानता। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 2002 से 2007 और 11वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2007 से ठीक 2012, यानी 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना, उसके ठीक बाद 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? तेज और समावेशी विकास, यानी कि तेज और समावेशी विकास। किस तरीके का विकास होना चाहिए? तेज होना चाहिए और समावेशी होना चाहिए। तेज और समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2012 से 17 लागू होती है। चीज़ आपको ध्यान रखना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 2012 में। 2012 से 17 इसका समय आपको ध्यान रखना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा तेज, स्थायी और अधिक समावेशी विकास, यानी कि 11वीं की हमने पंचवर्षीय योजना का नारा हमने देखा तेज और समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का है कि तेज, इसके साथ साथ स्थायी भी, यानी कि स्टेबिलिटी भी हो, और अधिक समावेशी डेवलपमेंट, यानी कि तेज, स्थायी और अधिक समावेशी विकास। पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति कब हुई? तो 2017 में, यानी कि आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना से।
पंचवर्षीय योजनाओं का स्थान किसने लिया? तो नीति आयोग ने लिया, आप सभी को पता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कब शुरू हुआ? 1950 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कब शुरू हुआ? 1950 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? सीएसओ करता है, आप सभी को पता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का आकलन करता है, सीएसओ। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का पूरा नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग का गठन किसने किया? तो कैबिनेट ने किया योजना आयोग का गठन। योजना आयोग का विघटन कब हुआ? 2014 में योजना आयोग का विघटन होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, योजना आयोग का विघटन कब हुआ? सन 2014 में। मानव विकास सूचकांक यानी कि SDI की अवधारणा किसने दी? तो महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दी, उसका कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक यानी कि इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा किसने दी? महबूब उल हक। 81 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक अकॉर्डिंग टू 2023, यानी पूछा 2023 के अनुसार क्या है? तो लगभग 132। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक यहाँ पे पूछी गई थी, 2023 के अनुसार क्या है? तो लगभग 132। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। UNDP का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा गया, वर्ल्ड बैंक का आपका वाशिंगटन DC में है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। यानी जब विश्व बैंक की बात हो तब आपको बताना है इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC। IMF की बात हो तब इसका मुख्यालय भी आपको वाशिंगटन DC ही बताना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। अगला प्रश्न कह रहा है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में है, चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हेडक्वार्टर सार्क का काठमांडू में है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? अगला प्रश्न आपका, आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। जकार्ता कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। आसियान का मुख्यालय आपका जकार्ता में है। यूरोपीय संघ यानी EU का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम का एक क्षेत्र है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ये भी ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है। दोनों ही टर्म आपको दोनों ही फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं कि कहाँ है, यानी यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और नाटो का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? अगला प्रश्न है, यानी न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को से आप परिचित हैं, विश्व की जो धरोहर स्थल होते हैं उनको चिन्हित करना इस संस्था का काम है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ है? पेरिस में है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं, FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में है। रोम कहाँ पड़ता है आपका? इटली में पड़ता है। FAO का जो हेडक्वार्टर है वो आपका इटली में है, जो इटली में भी रोम में है। चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रोम आपको ध्यान रखना है, जो कि इटली में है। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? 1945 में, यानी कि 1947 में देश आज़ाद होता है, उसके 2 वर्ष लगभग पहले 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कब हुई? तो 10 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक होती है, 10 जनवरी 1946 को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस, ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हैग में है। हैग आपका कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड्स में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? हैग में है। आखिरी प्रश्न है आपका 100 नंबर का, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कुल न्यायाधीश 15 होते हैं, 15 होते हैं। द नंबर्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कुल न्यायाधीश 15 होते हैं।
तो इस वीडियो के अंदर हमने जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस को देखा जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।